जब भी हम किसी महान सम्राट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद तलवारें, बड़ी बड़ी जंगें और एक विशाल साम्राज्य, है ना? लेकिन भारतीय इतिहास में एक सम्राट ऐसा भी हुआ जिसका नाम शांति और करुणा से जुड़ा है। पर क्या ये कहानी हमेशा से ऐसी थी? चलिए आज सम्राट अशोक के उस सफर को करीब से देखते हैं जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना दिया। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का केंद्र है। एक ऐसा शासक जिसे आज हम अहिंसा का प्रतीक मानते हैं, उसकी शुरुआत एक बेहद निर्दयी और महत्वाकांक्षी योद्धा के तौर पर हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक क्रूर विजेता शांति का सबसे बड़ा दूत बन गया? बस यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। तो अशोक के इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, उस दौर में जब वो सिर्फ एक राजकुमार थे, लेकिन उनके अंदर दो बिल्कुल अलग शख्सियतें पल रही थीं। एक ऐसी शख्सियत जो आगे चलकर इतिहास का रुख ही बदलने वाली थी। तो देखिए, अशोक कोई मामूली राजकुमार नहीं थे। उनका जन्म हुआ था मौर्य साम्राज्य में, जिसके संस्थापक थे उनके दादा महान चंद्रगुप्त मौर्य। उनके पिता सम्राट बिंदुसार थे, तो जाहिर है सिंहासन के लिए होड़ भी थी और उम्मीदों का भारी दबाव भी। और बचपन से ही अशोक अपनी निडरता के लिए जाने जाते थे। तो यहीं हमें अशोक के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों ने इन्हें दो नाम दिए हैं। एक चंडाशोक यानी क्रूर अशोक, जो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और दूसरा धर्माशोक यानी वो अशोक जिसने करुणा और अहिंसा को अपने शासन का आधार बनाया। सवाल ये है कि एक ही इंसान के ये दो रूप कैसे सामने आए? तो चलिए पहले उस अशोक से मिलते हैं जिसे दुनिया चंडाशोक के नाम से जानती थी। देखते हैं कि सिंहासन तक पहुंचने का उसका रास्ता कितना खूनी और मुश्किलों भरा था। ये कोई फूलों का ताज नहीं था, ये एक ऐसी चढ़ाई थी जो संघर्ष से भरी हुई थी। जब अशोक सिर्फ एक राजकुमार थे, उन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाया गया, और वहीं से उनकी एक पहचान बननी शुरू हुई। एक ऐसे शासक की जो विद्रोह को कुचल देता था, बिल्कुल बेरहमी से। उनकी क्रूरता और शासन करने की कुशलता दोनों की ही चर्चाएं पूरे साम्राज्य में होने लगी थीं। और इसी वजह से बाकी राजकुमारों में उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था। दरबार में लोग उनसे डरते थे। मतलब ये बात साफ थी कि वो सिंहासन के लिए बहुत महत्वाकांक्षी हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर हुआ भी वही जिसका सबको डर था। 273 ईसा पूर्व में पिता बिंदुसार की मौत के बाद सिंहासन के लिए जंग छिड़ गई। कहा जाता है कि अशोक ने अपने कई भाइयों को रास्ते से हटा दिया ताकि सत्ता पर उनका एक छत्र राज हो सके। और इसी खूनी संघर्ष के बाद उन्हें नाम मिला चंडाशोक। लेकिन फिर एक जंग हुई, एक ऐसी जंग जिसने इस चंडाशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। ये उनके जीवन का और सही मायनों में भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। कलिंग का युद्ध। 1 लाख से भी ज्यादा लोग, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ही जंग में मारे गए लोगों की तादाद थी। कलिंग में जो तबाही हुई उसका पैमाना इतना बड़ा था कि उसने अशोक के दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरा असर डाला। जब जंग खत्म हुई और अशोक जीत का जायजा लेने मैदान में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। हर तरफ लाशें थीं, रोते बिलखते लोग थे। एक पूरा का पूरा राज्य शमशान में बदल चुका था। और यह जीत उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार लगी। और कहते हैं कि उसी पल, उस तबाही के बीच अशोक ने फैसला किया। उन्होंने अपनी तलवार छोड़ दी, हमेशा के लिए। यह सिर्फ एक हथियार का त्याग नहीं था, यह हिंसा के रास्ते का ही त्याग था। यह एक सम्राट का हृदय परिवर्तन था। तो यहां से शुरू होता है अशोक के जीवन का दूसरा अध्याय। चंडाशोक जा चुका था और अब दुनिया धर्माशोक को देखने वाली थी। उन्होंने शासन का एक बिल्कुल नया तरीका निकाला जिसे इतिहास में कहा गया धम्म की नीति। अब ये धम्म क्या था? देखिए, ये कोई नया धर्म या रिलीजन नहीं था। ये असल में एक मॉरल कोड था, नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाने का एक तरीका जिसका मकसद लोगों में शांति और करुणा को बढ़ावा देना था। इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे जो बहुत सरल थे। पहला, अहिंसा यानी किसी को तकलीफ ना देना। दूसरा, दया यानी करुणा। तीसरा, न्याय, सबके लिए बराबरी। और चौथा, सम्मान, हर इंसान और हर धर्म के लिए। अपने समय के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। और कमाल की बात यह है कि अशोक ने ये बातें सिर्फ कहीं नहीं, उन्होंने अपनी इन पॉलिसीज को पत्थर के बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदवाया और उन्हें पूरे साम्राज्य में जगह जगह लगवाया, ताकि आम से आम आदमी भी उन्हें पढ़ सके, समझ सके। ये एक तरह से भारत का पहला पब्लिक गवर्नेंस रिकॉर्ड था। अब देखिए,
बड़े बड़े साम्राज्य हमेशा नहीं टिकते। वक्त के साथ अशोक का मौर्य साम्राज्य भी खत्म हो गया, लेकिन उनकी एक चीज आज भी जिंदा है, और वो है उनकी विरासत। एक साम्राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक के तौर पर। तो अगर हम एक नज़र में देखें तो 304 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का वो निर्णायक युद्ध हुआ, 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई, और उसके कुछ ही दशकों बाद 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का भी अंत हो गया। साम्राज्य तो जैसा कि हमने देखा खत्म हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल पावर कभी परमानेंट नहीं होती, लेकिन अशोक के जो विचार थे, जो धम्म का संदेश था, वो जिंदा रहा। वो उनके साम्राज्य से भी ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ। और ये विरासत कितनी जिंदा है, इसका सबसे बड़ा सबूत आज भी हमारे पास है। स्वतंत्र भारत ने अपने नेशनल एम्बलम के तौर पर किसे चुना? अशोक स्तंभ को। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि असली जीत ताकत की नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की होती है। और ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया को जीतने से भी बड़ी जीत है खुद को जीतना। तो आखिर में सम्राट अशोक की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि उन्होंने तलवार के दम पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो जीत लिया था, लेकिन इतिहास में जो उनकी पहचान बनी वो करुणा और शांति की वजह से बनी। वो एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने ये साबित किया कि सबसे बड़ा विजेता वो नहीं जो जंग जीतता है, बल्कि वो है जो दिल जीतता है।